नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। देखिए, जो आपका यूपीपीसीएल में जो 7 नवंबर को शिफ्ट फर्स्ट में एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें से देखिए मेरे पास 30 प्लस क्वेश्चंस हैं, है ना। और उन 30 प्लस प्रश्नों का आज हम विस्तार पूर्वक उसका एनालाइज करने वाले हैं। और यदि आपका एग्जाम हो चुका है तो भी आपके लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अपने आंसर का मिलान कर सकते हैं। और जिन विद्यार्थियों का एग्जाम होना बाकी है उनके लिए ये क्लास मच बेटर है ना। आपको ये पता चलेगा कि एक रास्ता आपको मिलेगा कि आपको ये पता चलेगा कि भाई किस यूनिट से, है ना, किस यूनिट से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछ रहे हैं। और देखिए, आप जब पूरे क्लास को आप देखेंगे तो आपको एक ही चीज़ का अनुभव होगा कि ट्रांसफॉर्मर जो है यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इसीलिए मैंने आपके लिए विशेष तौर पर, है ना, ट्रांसफॉर्मर का क्लास ले रखा है। ट्रांसफॉर्मर के लिए क्लास मैं दे रहा हूँ, एमसीक्यू सॉल्व करा रहा हूँ। आप उस क्लास को जरूर देखिएगा, है ना। सुबह के 9 बजे वो क्लास आपको प्रतिदिन मिलेगी जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता। इसमें देखिए कुछ न्यूमेरिकल भी प्रश्न है, कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। मेरे पास ऑप्शन नहीं है ना, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, केवल और केवल क्या है, उसके राइट आंसर है। आप देखिएगा, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना, VT बराबर 10 साइन, है ना, VT बराबर 10 साइन 314t, है ना। ये क्या है, आपसे टर्मिनल का वोल्टेज का मान पूछ रहा है। देखिएगा, मैक्सिमम वोल्टेज इसमें कितना है, 10 वोल्ट। कितना है, मैक्सिमम 10 वोल्ट है। ये जो मैक्सिमम 10 वोल्ट है ना मेरे भाई, मैक्सिमम 10 वोल्ट को अचीव करने के लिए कितना समय लगेगा, यही आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है। तो देखिए, VT बराबर एक फॉर्मूला होता है Vm साइन ओमेगा t। मेरे भाई ध्यान रखना, ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई टी। अब आपसे यहां पर क्या पूछा गया है, टाइम, है ना। तो टाइम बराबर हो जाएगी 2 पाई बटा ओमेगा, है ना। यहां से आप वैल्यू पुट कीजिएगा, t बराबर 2 गुणे पाई का मान 3.14 बटा 314, जो कि यहां पर क्वेश्चन में पहले से दिया गया है ना। फिर जब आप ये पॉइंट काटेंगे ऊपर, यहां पर नीचे 100 आएगी। और देखिए, 2 काटेगी 100 को 50 बार में, और 314 से ये 314 निपट जाएगी, है ना। बची क्या, t बराबर 50, यानी कि इसको हम 1/50 लिख सकते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो कितने बार भाग जाएगी, 0.02, यानी कि ये क्या है, सेकेंड में आंसर आ गया, है ना। 10 वोल्ट को अचीव करने के लिए कितना समय लगेगा, 0.02 सेकेंड, है ना। मुझे पूरा यकीन है आप पर कि आप इस क्वेश्चन को जरूर हल किए होंगे, है ना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था जो कि यूपीपीसीएल के द्वारा पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि सीलिंग फैन धीमा गति से चल रही है, क्या कारण हो सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 2 किस पर है, सीलिंग फैन पर है ना। किस पर है, सीलिंग फैन पर। तो सीलिंग फैन देखिए धीमा चलने का 2 रीजन हो सकता है, यानी कि जो इनपुट वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज का क्या होगा, कम होगा। सप्लाई वोल्टेज, यानी कि सीलिंग फैन है तो 230 वोल्ट पर चल रही होगी, है ना, 230 वोल्ट AC। लेकिन मेरे भाई, जो मैन्युफैक्चरर कंपनी होती है, जो भी विद्युत उपकरण बनाती है, उसमें जो वोल्टेज का मान होता है ना, वो ±5% टॉलरेंस लेकर के चलती हैं। यानी कि 230 वोल्ट का ±5% कम ज़्यादा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसी हिसाब से ये ऑपरेट होगी, आपकी सीलिंग फैन काम करेगी। लेकिन 5% से डाउन वोल्टेज अगर होगी तो फिर सीलिंग फैन धीमा चलेगी। अगला क्या होगा कि अगर कैपेसिटर, है ना, ध्यान से सुनिए, अगर कैपेसिटर में फॉल्ट होगी तो भी आपका क्या है, कैपेसिटर अगर फॉल्ट होगी तो भी सीलिंग फैन क्या होगी, धीरे चलने लगेगी, है ना। क्या होगी, कैपेसिटर धीरे चलने लगेगी। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मर रेशियो से पूछा गया था। किससे, ट्रांसफॉर्मर रेशियो। ये जो क्वेश्चन है इतना
आसान क्वेश्चन है। देखिए के बराबर होता है ट्रांसफॉर्मर रेशियो के बराबर N2 बटा N1 है ना, बराबर सेकेंडरी का वोल्टेज बटा प्राइमरी का वोल्टेज बराबर प्राइमरी वाइंडिंग का करंट बटे सेकेंडरी वाइंडिंग का करंट बराबर अंडर रूट Z2 बटा Z1 है ना। ये क्या है आपका ट्रांसफॉर्मर रेशियो है ना। यही आपसे पूछा गया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं मिला है कि एग्जैक्ट क्या इसका क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन ये पूरा ट्रांसफॉर्मर रेशियो होती है। यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि ट्रांसफॉर्मर रेशियो जो K है ये क्या है, ये है मेरे भाई इंपीडेंस रेशियो। क्या है ये? इंपीडेंस रेशियो है ना। किसका? ट्रांसफॉर्मर का इंपीडेंस रेशियो। ट्रांसफॉर्मर रेशियो के कैसा होता है ना, तो ये वर्ग के बराबर होता है। कैसे? देखिए के बराबर क्या हो गया, अंडर रूट Z2 बटा Z1 है ना। जब आप यहां पर अंडर रूट को हटाएंगे तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगी, Z2 बटा Z1। ये क्या है? इंपीडेंस रेशियो है। यानी कि इंपीडेंस रेशियो जो है ये ट्रांसफॉर्मर रेशियो के वर्ग के बराबर होती है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है यहां से, है ना। तो इसको भी आप नोट करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है ना। पूरे ध्यान से देखिएगा, इस सेशन को शेयर भी कीजिएगा, है ना। देखिए बहुत लेट दे रहा हूं आपको ये सॉल्यूशन, लेकिन दुर्घटना से भले देर ही सही, एक कहावत कही गई है ना। मैं भले आपको लेट सॉल्यूशन दे रहा हूं, लेकिन बहुत सटीक और बेहतरीन दे रहा हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है की होल 100। किस पर है? की होल 100। की होल 100 का प्रयोग कहां पर करते हैं, तो देखना मेरे भाई, इसका यूज किया जाता है जहां पर भी सकरा स्थान होता है ना, सकरा स्थान में होल बनाने के लिए। किसके लिए? होल बनाने के लिए, है ना। सकरे स्थान में क्या करने के लिए? होल बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और देखिए वहीं पर क्वेश्चन 5 है मेरे पास कि ट्रांसफार्मर में बुखोल्ज रिले कहां पर स्थापित किया जाता है ना। बुखोल्ज रिले, यानी कि ट्रांसफार्मर की पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आई है। देखिए बुखोल्ज रिले के बारे में मैं पूरा जानकारी देता हूं। बुखोल्ज रिले क्या होती है? बुखोल्ज रिले देखिए जो आपकी ट्रांसफार्मर होती है ना, ट्रांसफार्मर के अंदर किसी भी प्रकार की आंतरिक फॉल्ट अगर क्रिएट होती है तो उससे ये क्या करती है, उससे ये सुरक्षा देती है ट्रांसफार्मर को। किसको? ट्रांसफार्मर को ये सुरक्षा देती है। यानी कि मान लीजिए ये ट्रांसफार्मर की ऑयल है ना, ये ट्रांसफार्मर की ऑयल है और ये क्या हो रही है, लिमिट से ज़्यादा गर्म हो गई है। तो लिमिट से ज़्यादा जब भी गर्म होगी तो इसमें से क्या रिलीज होगा, इस प्रकार से गैस रिलीज होगी, है ना। और यहाँ पर देखिए लगा हुआ है आपका बुखोल्ज रिले। ये बुखोल्ज रिले क्या करेगी कि ट्रांसफार्मर के तेल से जो गैस निकलेगी ना, उसी से ये क्या हो जाएगी, ये ऑपरेट होगी। यानी कि ये गैस ऑपरेटेड रिले है। कौन सी रिले है? गैस से ये प्रचालित होती है, तो गैस प्रचालित रिले है ना। गैस प्रचालित ये क्या है, ये रिले होती है। तो ये बुखोल्ज रिले से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। और इसका समय कितना हो, यानी कि किस टाइम पर ये ऑपरेट होता है, 0.1 से 0.2 सेकेंड में ये क्या हो जाती है, तुरंत का तुरंत चालू हो जाती है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए ये सभी चीज़ें बहुत ही बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ, बहुत ही मस्त चीज़ बता रहा हूँ। आप नोटबुक खोल के बैठिएगा, इसको नोट करिएगा जरूर, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में था। अच्छा क्वेश्चन ये था कि इसको स्थापित कहां पर करते हैं, तो ट्रांसफार्मर में देखिए जो कंजर्वेटर होती है और जो मेन टैंक होती है ना, वहां उसके बीचों बीच इसको क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। अगला है क्वेश्चन 6 नंबर कि 1 फैराड बराबर, है ना, 1 फैराड बराबर कितना होता है, तो 96,500 कूलाम आवेश। कितना? 96,500 कूलाम क्या होती है, आवेश होती है। ये बहुत ही आसान सा एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था और ये 1 लाइनर क्वेश्चन है ना। स्लिप का मान कितना होगा, है ना, मोटर में स्लिप का मान। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और मोटर से रिलेटेड भी देखिए क्वेश्चन यहां पर आ गया, है ना। मोटर में स्लिप का मान
कितना होता है ये आपसे पूछा गया था, है ना। तो स्लिप का मान देखिए, सबसे पहली बात 1 से अधिक, है ना, 1 से क्या होगा अधिक, लेकिन 2 से कम, है ना, लेकिन 2 से कम। देखिए स्लिप का मतलब क्या होता है ना। स्लिप का मतलब क्या होता है? स्लिप का मतलब होता है रोटर के आरपीएम को घटाना, रोटर के आरपीएम को डाउन करना। इसका प्रयोग देखिए, जहां पर स्लिप का मान 1 से अधिक और 2 से कम होती है, इसका प्रयोग ब्रेकिंग सिस्टम में करते हैं। कहां पर? ब्रेकिंग सिस्टम में इसका हम प्रयोग करते हैं। ब्रेकिंग का मतलब क्या है? ब्रेक लगाना, यानी कि रोटर के आरपीएम को डाउन करना, है ना। ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेकिंग क्या करता है? रोटर के आरपीएम को डाउन करता है, और स्लिप का काम क्या है? रोटर के आरपीएम को डाउन करना, है ना। और ये मोटर में क्या होती है? स्लिप का मान जब भी अधिक होती है तो मोटर का रोटर जो है वो धीमा गति से घूमने लगती है ना। वहीं पर एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या है कि एक वोल्ट मीटर है ना, ये वोल्ट मीटर है, इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसका मान है 50 ओम, है ना। तो देखिए जब ये 50 ओम पर 5 वोल्ट पड़ता है ना, तो इसमें प्रतिरोध का मान हम कितना लगाएं, है ना, हम इसमें कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाएं कि ये 250 वोल्ट पड़ सके। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो हमें इस मीटर का रेजिस्टेंस हमें ज्ञात करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए वोल्ट मीटर के सीरीज में यह क्या लगी हुई है? प्रतिरोध। तो हम यहां पर सीरीज का रेजिस्टेंस निकालेंगे। फॉर्मूला एक है RM-M-1, है ना। ये फॉर्मूला नहीं, ये इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी क्या है? कमजोरी है। ये क्या है? इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी कमजोरी है। तो सीरीज में रेजिस्टेंस देखिएगा, मीटर का रेजिस्टेंस है 50 ओम, है ना। M क्या है? देखिए M है जो आपको मीटर को पढ़वाना है उसकी वैल्यू, और जो मीटर पढ़ रही है उसकी वैल्यू, यानी कि एक गुणज फैक्टर है। ये क्या है? एक गुणज फैक्टर है। तो यहां पर देखिए 250 हमें पढ़वाना है और 5 वोल्ट पहले से पढ़ रही है -1, है ना। ये हो गया। सीरीज का रेजिस्टेंस बराबर 50। इसको देखिए अब आप भाग दीजिए, है ना। 25 50 -1, 50 में 1 घटा के 49, गुणे कितना हो गया? 49, है ना। सीरीज का रेजिस्टेंस बराबर, पहले गुणा करेंगे तो 0 आएगी, है ना। 9 5 45 हासिल 4 4 5 20 4 24 2450 ओम। यानी कि यहां पर देखिए 2450 ओम का अगर प्रतिरोध आप लगाते हैं तो फिर ये कितना पड़ेगी? 250 वोल्ट पड़ लेगी, है ना। कितने आसानी से हमने इसको हल कर लिया, सॉल्व कर लिया, चुटकियों में सॉल्व कर लिया हमने। आप भी चुटकियों में सॉल्व किए होंगे। यदि आपने थोड़ा सा भी मेहनत किया होगा ना जम के, क्योंकि मेहनत ही रंग लाती है मेरे भाई, है ना। आप देखिए एक कमरे में बंद होकर पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, किसी को क्या मालूम कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं, है ना। दुनिया को मालूम तभी चलती है जब आप एग्जाम में फतेह हासिल करते हैं, एग्जाम को क्रैक करते हैं, है ना। देखिएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्वेश्चन 9 पूछा गया है। विशिष्ट प्रतिरोध, है ना, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई पूछी गई थी। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? तो इसकी इकाई देखिए होती है ओम मीटर। क्या होती है? ओम मीटर इसकी यूनिट होती है ना, ओम मीटर। फिर अगला क्वेश्चन है मैगर का प्रयोग कहां पर करते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मैगर का प्रयोग, मैगर का प्रयोग पूछा गया था। तो देख लेना, मैगर का प्रयोग शायद तक हर स्टूडेंट इसका सही आंसर किया होगा, है ना। उच्च मान का प्रतिरोध मापन में, उच्च मान का प्रतिरोध मापन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और ये हमेशा मेगा ओम में मापन करती है। किसमें? मेगा ओम में। किसका मेगा ओम में मापन होता है? IR, यानी कि
इंसुलेशन प्रतिरोध का, किसका? इंसुलेशन रेजिस्टेंस का, है ना। इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है IR, यही होता है मेगा ओम में, और मेगा ओम में मापन करता है मैगर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। mg सेट का प्रयोग कहाँ पर करते हैं आप? देखना, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का mg सेट पर। mg सेट का प्रयोग आप कहाँ पर करते हैं? तो mg सेट का प्रयोग देखिए, AC पावर को DC में बदलने के लिए, है ना। AC पावर को DC में बदलने के लिए, यानी AC वोल्टेज को आप भी कह सकते हैं DC में बदलने के लिए। एक और छोटी सी, है ना, एक और छोटी सी यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और ये है कि अगर कॉइल L1 बराबर 9 हेनरी और कॉइल L2 बराबर 4 हेनरी और कपलिंग फैक्टर बराबर 0.5, तो आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान फाइंड आउट करना है। कैसे आप करेंगे इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान फाइंड आउट? बहुत ही आसानी से कर सकते हैं आप, देखिएगा, है ना। देखिए क्या होता है, M बराबर K अंडर रूट L1 गुणे L2, है ना। तो यहां पर M बराबर 0.5 कपलिंग फैक्टर है, अंडर रूट L1 है 9 गुणे 4, 9 चौ 36 और 6 36 का वर्ग है, यानी कि M बराबर 0.5 गुणे 6 6 पंचे 30, 3 हेनरी। क्या हो गया? 3 हेनरी करेक्ट आंसर हो गई, है ना। बहुत ही आसानी से देखिए, और कम समय में भी, है ना। खुशी की बात है, कम समय में देखिए जो भी प्रश्न है हमारे पास ना, ये बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है, क्योंकि स्टूडेंट विद्यार्थी जो भी प्रश्न शेयर करते हैं उनको छोटे छोटे प्रश्न ही याद रहते हैं, है ना। तो अक्सर वो छोटे प्रश्न को ही शेयर करते हैं हमारे पास। SMPS का फुल फॉर्म देखिए, क्वेश्चन 13 क्या है? SMPS का फुल फॉर्म, तो देखिए ये होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई क्या है? इसका पूरा नाम है। SMPS देखिए क्या करती है कि ये इनपुट में, है ना, ये इनपुट में 230 वोल्ट AC पावर लेती है, और ये आउटपुट में क्या करती है? 3.3 से 12 वोल्ट DC हमें देती है ना। और इस DC को आप कहां पर यूज करते हैं? कंप्यूटर सिस्टम में। कहां पर? कंप्यूटर सिस्टम में। और कंप्यूटर सिस्टम में देखिए, जैसे आपका हो गया हार्ड डिस्क, है ना, जैसे हो गई हार्ड डिस्क, हो गया CPU, हार्ड डिस्क हो गई, CPU हो गई, और फिर फैन। आपने देख रखा होगा कि जो लैपटॉप वगैरह होते हैं उनमें क्या लगा होता है? एक फैन लगी होती है छोटी सी, है ना। उस फैन को 12 वोल्ट की सप्लाई चाहिए। वो सप्लाई कहाँ से मिलता है इस फैन को? तो SMPS से मिलती है। कहाँ से मेरे भाई? SMPS से मिलती है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 है ना। क्वेश्चन 14 है कि अर्थ पाइप की मोटाई क्या है? अर्थ पाइप की मोटाई पूछी गई थी। तो अर्थ पाइप की देखिए मोटाई, यानी कि पाइप अर्थिंग का क्वेश्चन है, ये होती है आपकी 40 mm, है ना। कितना? 40 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला है 15, मोटर से, है ना, नियत गति से पूछा गया था कि नियत गति से चलने वाली सिंगल फेज मोटर, सिंगल फेज मोटर कौन कौन से हैं? अब ऑप्शन देखिए क्या था, मैं आपको सब बताता हूं कौन कौन से हैं सिंगल फेज जो नियत गति से चलते हैं। पहला देखिए हिस्टैरिसीस मोटर, है ना, पहला है हिस्टैरिसीस, और दूसरा है स्टेपर, और तीसरा है देखिए रिलक्टेंस मोटर। तीसरा कौन सा है? रिलक्टेंस मोटर। तो ये तीनों मोटर हैं। अब तीनों में से कौन से मोटर आपके ऑप्शन में था, है ना, ये आप ही जान सकते हैं, क्योंकि एग्जाम तो आप देने गए थे, एग्जाम देने तो मैं गया नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखते रहिए, पूरे वीडियो को देखिएगा। शेडेड पोल मोटर का प्रयोग आप कहां पर करते हैं? शिद्दत से सुनना मेरे भाई। जो शेडेड पोल मोटर होती है ना, शेडेड पोल मोटर, इसका प्रयोग किया जाता है देखिए
खिलौनों में। किसमें? खिलौना में। क्योंकि शेडेड पोल जो होता है ना, इसमें स्टार्टिंग टॉर्क, इसमें क्या होती है, इसमें स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही कम होती है और खिलौना को चालू करने के लिए स्टार्टिंग में बहुत कम टॉर्क की जरूरत होती है, इसलिए इसका यूज यहां पर करते हैं। फिर ELCB का पूरा नाम पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 16। ELCB का पूरा नाम देखिए, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, है ना। और अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर देखिए, जब भी सर्किट में कोई अर्थ लीकेज होती है, करंट लीकेज होती है, तो ये ऑन हो जाती है और उसको क्या करती है, सेफ्टी प्रोवाइड कराती है। आज के टाइम पे देखिए RCD और RCCB भी आ रही हैं, RCD और RCCB भी आ रही हैं और माइक्रो एम्पियर करंट में ये क्या हो जाती है, ऑन हो जाती है। लैक्लांची सेल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए सेल का पहला क्वेश्चन है ना, सेल का पहला क्वेश्चन है, कौन सी है ये, लैक्लांची सेल। ये लैक्लांची सेल का, सेल पर पहला क्वेश्चन है लैक्लांची सेल। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था ये नहीं मालूम, लेकिन इसका देखिए जब अगर EMF के बारे में पूछा होगा तो लिखेगा EMF इसकी होती है 1.45 से लेकर 1.46। क्यों इतना होता है? क्योंकि इसका जो आंतरिक, इसमें जो आंतरिक प्रतिरोध होता है ना, आंतरिक प्रतिरोध का मान अधिक होता है ना। 1 से लेकर के 4 ओम तक इसका आंतरिक प्रतिरोध होती है, जो अंदर ही अंदर क्या करती है, वोल्टेज को ड्रॉप करा देती है ना, लैक्लांची सेल। इसके यूज के बारे में जरूर पूछे, अगर इसका प्रयोग पूछे तो आप नोट करना, जहां पर आपको रुक रुक कर धारा की आवश्यकता हो, जहां पर आपको रुक रुक कर धारा की आवश्यकता हो, वहीं पर इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखिए विद्युत घंटी, जैसे कि विद्युत घंटी, है ना। ये होगा इसका टोटल डिटेल्स। फिर पूछा गया है कि रोटर फ्रीक्वेंसी पर क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है, रोटर फ्रीक्वेंसी। किस पर है क्वेश्चन, रोटर फ्रीक्वेंसी। लेकिन रोटर फ्रीक्वेंसी में देखिए एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि जैसे आप मोटर को स्टार्ट करते हैं तो रोटर को जो फ्रीक्वेंसी मिलती है ना, वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन जैसे ही आपकी रोटर अस्थायी रूप से अपने RPM को अचीव कर लेती है ना, तो फिर उसका जो रोटर का फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, डाउन होने लगती है, स्टैब्लिश होने लगती है और स्टेबल होकर के लगभग 2 हर्ट्ज तक रह जाती है। तो जैसे ही मोटर अपने फुल स्पीड पर चलने लगती है तो फ्रीक्वेंसी का मान, रोटर फ्रीक्वेंसी का मान बहुत कम होने लगती है, कम हो जाती है। अगला है कि BCC का प्रयोग, 21 नंबर देखिए, BCC का प्रयोग किस उद्देश्य हेतु किया जाता है, ये क्वेश्चन था। तो देखिए इसका आंसर मैं बहुत सटीक तरीके से बताऊंगा। जब आप ईमेल करते हैं, जब आप क्या करते हैं, ईमेल करते हैं, तो ईमेल में सबसे पहले तो देखिए आपका पर्सनल ईमेल होगा, है ना, .email.com लिखा होगा। फिर नीचे होता है देखिए टू का, फिर लिखा होता है CC, फिर लिखी होती है BCC, है ना। यहीं से क्वेश्चन उठाया गया है, BCC से। तो देखिए BCC का काम क्या होता है कि जो ईमेल आपने शेयर किया है किसी के साथ, वो ईमेल किसी दूसरे को ना प्राप्त हो, है ना। BCC क्या करता है, हिडन का काम करता है, हाइड करता है। ये क्या करती है, ये हाइड करती है किसको, ईमेल को। यानी कि आपने ईमेल किसी को शेयर किया है ना, तो वो ईमेल किसी और को ना दिखे। ये कौन का हाइड करने का काम कौन करता है, BCC का काम है हाइड करने का काम, है ना। 21 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखना मेरे भाई, वीडियो को शेयर जरूर करना, है ना। वीडियो को शेयर कीजिएगा क्योंकि बहुत ही आसानी से मैं आपको समझा रहा हूं ताकि हर चीज आपको समझ में आ जाए। बताइएगा UPI पिन का फुल फॉर्म, UPI पिन का फुल फॉर्म क्या होगा, UPI का होगा एनफील्ड
पेमेंट स्कीम, पेमेंट इंटरफेस है ना, इंटरफेस ये होगा यूपीआई का। और पिन का भी साथ में सुनते जाइए, पिन का पूरा नाम क्या होता है, पर्सनल आइडेंटिटी नंबर, आइडेंटिटी नंबर ये क्या है, पिन का भी पूरा नाम है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया था। आज के टाइम पे यूपीआई हर कोई यूज कर रहा है, ये पेमेंट करने के है ना, फंड ट्रांसफर करने के काम आती है ना। अभी ट्रांसफार्मर की क्लास चल रही थी ना, इसलिए ट्रांसफार्मर याद आ गई है ना, ट्रांसफार्मर की क्लास में। अगला एक बहुत ही छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 24 है, 24 नंबर की एक सर्किट है जिसमें 1000 वाट की पावर है, 200 की सिंगल फेज वोल्टेज है, आपको करंट फाइंड आउट करना है ना। इस फॉर्मूला को आप कैसे भूल सकते हैं, पावर बराबर वी आई, यहीं से आप निकाल सकते हैं P बट्टे V। आप डायरेक्ट इसको 5 एम्पेयर लिखिए, क्योंकि 200 पंचे 1000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा है ना। किरचॉफ के नियम पर क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन देखिए 25 किरचॉफ के नियम पर, किरचॉफ में देखिए केसीएल होती है और केवीएल है ना। अब केसीएल पर क्वेश्चन था या केवीएल पर, ये एग्जैक्ट मुझे नहीं मिला है। और देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है लिसाजू पैटर्न, सॉरी पीक फैक्टर पर, किस पर है, पीक फैक्टर पर। देखना मेरे भाई, पीक फैक्टर क्या होता है ना, कि जैसे कि आप अगर वोल्टेज का निकालना चाहे तो Vm बराबर RMS हो जाएगी, अगर करंट का निकालना चाहेंगे तो Im बराबर Im बटे RMS हो जाएगी। यानी कि पीक फैक्टर है ना, पीक वैल्यू को बताती है, चाहे वो करंट का पीक वैल्यू हो, चाहे वो वोल्टेज का पीक वैल्यू हो, ठीक है ना। वो अनुपात होता है RMS का। लेकिन जो वेव फॉर्म होती है ना, उस वेव फॉर्म का मान को बताता है पीक फैक्टर। देखिए अगर साइन वेव हो, कौन सी, साइन वेव या फुल वेव रेक्टिफायर हो, उसमें √2 होती है इसका पीक फैक्टर का मान। अगर कभी 1.414 आ जाए तो भी आप दिक्कत मत लीजिए, ये इसकी वैल्यू है। देखिएगा डीसी हो या फिर स्क्वायर वेव हो, इसका मान हमेशा 1 होता है। कितना होता है, इकाई होती है ना। अगर आ जाए हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में तो आप लिखेगा ओनली ऑन 2, ओनली 1 कितना, फुल वेव में √2, हाफ वेव में 2 है ना। इतना सा आप ध्यान रखिए, और सिर्फ इतना ही पूछता है ना। क्वेश्चन 26 देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके लिए, 27 नंबर का है IFSC कोड कितने डिजिट की होती है। आप सभी को मालूम होगी IFSC कोड, IFSC कोड जो होती है इसका फुल फॉर्म भी बताऊंगा मैं, ये 11 डिजिट की होती है। आप अपने जो बैंक का पासबुक है ना उसमें मिलान कीजिएगा, 11 डिजिट की होती है ना। इसका पूरा नाम होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है ना, सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। 28 नंबर है लिसाजू पैटर्न्स पर है ना। इस लिसाजू पैटर्न्स को थोड़ा सा हम ध्यान से समझेंगे, लिसाजू पैटर्न्स। अब लिसाजू पैटर्न्स पर क्या क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं है मालूम, लेकिन लिसाजू पैटर्न्स देखिए ये सीआरओ में होता है, सीआरओ के डिस्प्ले पर बनती है। सीआरओ के डिस्प्ले पर देखिए 2 प्लेट होते हैं, एक्स प्लेट और वाई प्लेट। मेरे भाई एक्स और वाई प्लेट, इन दोनों प्लेटों में देखिए अगर डिफरेंस 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री का डिफरेंस हो तो सीआरओ के डिस्प्ले पर कैसा कर्व, कैसा ग्राफ बनता है ना। तो कैसा ग्राफ बनेगा ये देखिए, अगर 0 या 360 डिग्री है दोनों प्लेट के बीच में डिस्प्लेसमेंट, यह देखिए वाई एक्सिस, यह है एक्स एक्सिस, वाई डैश इसको हम एक्स डैश मान लेते हैं है ना। तो फिर ग्राफ कैसे बनेगी, ग्राफ देखिए एक स्ट्रेट लाइन बनती है। कैसे बनती है, एक स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर यहां पर 60 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट हो तो फिर देखिए ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ यहां पर बनेगी वाई एक्स वाई डैश एक्स डैश। ग्राफ यहां पर एक सर्कल बन जाती है ना। आपको डिस्प्ले पर क्या नजर आएगी, एक सर्कल नजर आएगी, सॉरी एलिप्स। 1 मिनट,
है ना, क्या बनेगी, एक इलिप्स। इस प्रकार से इलिप्स होती है। आपको एक इलिप्स दिखाई देगी सीआरओ के डिस्प्ले पर, इसी को कहते हैं लिसाजू पैटर्न्स। अगर देखिए यही 90 डिग्री पर हो, किस पर हो, 90 डिग्री का फेस डिस्प्लेसमेंट हो, तो फिर आपको जो ग्राफ है ना, इसमें आपको एक सर्कल का ग्राफ दिखाई देगा। वहीं पर 180 डिग्री का अंतर जब होता है तो डिस्प्ले पर देखिए क्या बनता है, डिस्प्ले पर एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। लेकिन मेरे भाई इस स्ट्रेट लाइन को आप जरूर ध्यान दीजिएगा, है ना, x और x डैश। देखिए अगर इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेचर माने, इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ, तो देखिए फोर्थ और सेकेंड के बीच में ग्राफ बन रही है। इसको अगर हम यहां फर्स्ट माने, सेकेंड माने, ये थर्ड और ये फोर्थ, तो फिर देखिए ये थर्ड और फर्स्ट में स्ट्रेट लाइन बन रही है ना। तो इसको भी आप, इसके डायरेक्शन को भी आप जरूर ध्यान में दीजिएगा ना। यही होता है आपका लिसाजू पैटर्न्स। यकीन है कि ये लिसाजू पैटर्न्स वाली कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ये जो प्लेट होती है ना सीआरओ में, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल प्लेट, उसी में जैसा जैसा डिस्प्लेसमेंट रहता है उसी के अनुसार डिस्प्ले पर ये क्या होता है, ये पैटर्न्स बनता है, ये आपको दिखाई देता है। और जैसे कि इस प्रकार का पैटर्न्स बनाना तो आपको समझ जाना होता है वहां पर कि 180 डिग्री का अंतर है। अगर इस प्रकार का गोला आपको एक दिखाई दे रहा है तो भी आपको समझ जाना है कि 90 डिग्री का अंतर है ना। फिर है अगला क्वेश्चन है एक कूलाम बराबर, है ना, क्या है, एक कूलाम बराबर कितना आवेश होता है, 6.25 गुणे 10 घात -19 कूलाम आवेश, है ना, 19 कूलाम आवेश होती है ना। ये ध्यान दीजिएगा, एक कूलाम बराबर। चालक की दूरी बढ़ाने पर कोरोना क्या प्रभाव पड़ेगा, 30 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए कोरोना प्रभाव पर, है ना, किस पर है, ट्रांसमिशन लाइन का पहला क्वेश्चन है कोरोना प्रभाव। इसको आराम से समझेंगे। देखिए कोरोना प्रभाव में क्या होता है कि चालक है जैसे, है ना, इन चालकों की दूरी देखिए पहले कितना था, इतना, अब हमने क्या कर दिया, इसको बढ़ा करके इतना कर दिया। यानी कि ये जो दूरी है ये पहले की दूरी है और ये जो दूरी है ये अब की दूरी है ना। तो दूरी बढ़ाने से क्या होता है, कोरोना हानि घटेगी। कोरोना हानि क्या हो जाती है, घट जाती है। बस एक ही लॉजिक आप याद रखना। डबल केल्विन ब्रिज क्या पूछा गया है, 31 नंबर का क्वेश्चन। डबल केल्विन ब्रिज, डबल केल्विन ब्रिज जो होती है, इसमें इसका यूज कहां पर करते हैं, तो निम्न प्रतिरोध का मापन करने के लिए, है ना। निम्न अज्ञात प्रतिरोध का ये क्या करती है मेरे भाई, ये मापन करती है। और इसमें देखिएगा निम्न प्रतिरोध, निम्न की श्रेणी में वो कौन सा मान है जो निम्न प्रतिरोध की श्रेणी में आती है, वो है आपका 1 ओम से कम। वो है 1 ओम से कम जो मान होता है उसी को हम निम्न की सीरीज में लेते हैं। और डबल केल्विन जो ब्रिज है ये व्हीट स्टोन ब्रिज को ओवरकम करके इसको बनाया गया है ना। व्हीट स्टोन ब्रिज में कुछ कमियां रही होंगी जिसको ओवरकम करके टेक ओवर इसने किया है, ठीक है ना। फिर सीआरओ का फुल फॉर्म 32 नंबर का क्वेश्चन है। सीआरओ का पूरा नाम होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ये क्या होता है, सीआरओ का पूरा नाम होता है ना। तो देखिए टोटल 32 क्वेश्चन हो गए, है ना, टोटल 32 क्वेश्चन हो गए और सभी क्वेश्चनों का बिल्कुल शानदार तरीके से यहाँ पर देखिए आपको सॉल्यूशन भी मिल गया, है ना। लेकिन थोड़ा सा लेट मैं आपको दे रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा लेट दे रहा हूँ, बट कोई बात नहीं, लेट हो गया लेकिन आपको बिंदास मिल गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर वाली जो हमारी क्लास सुबह के 9 बजे चल रही है ना यूट्यूब पर, बिल्कुल उसको देखना मत भूलिएगा। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई सब्सक्राइब करके जरूर प्यार दीजिएगा, है ना। और कंटेंट अच्छी लगी हो,
है ना, एनालाइज अच्छा लगा हो तो एक थम्स अप जरूर कीजिएगा वीडियो को, और दूसरे विद्यार्थियों तक, जरूरतमंद अपने दोस्तों तक, अपने सहपाठियों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। चलिए कल सुबह फिर से मिलते हैं 9 बजे, तब तक के लिए आप सभी के प्यार का आभारी हूं मैं। इसी प्रकार से प्यार और स्नेह देते रहिएगा। थैंक यू।